हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू महाकाल क्लासेस। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आप सभी को जैसा कि पता है कि अपने को यहाँ पे अपना इंग्लिश का और मैथमेटिक्स का जो कोर्स है वो लगातार आगे की ओर बढ़ता जा रहा है और उसी सीक्वेंस में आप सभी को आज मैं बता देना चाहता हूँ क्योंकि अपने सब्सक्राइबर्स यहाँ पे 600-700 हो चुके हैं अब तक टोटल। तो यदि आपका ऐसे ही इसी प्रकार से हमारे साथ में प्यार बना रहेगा तो अपने सब्सक्राइबर्स जल्दी ही 1000 के आसपास पहुंचेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने कहा था आपको एक आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि मैं आपके सामने क्रैश कोर्स लेके आऊंगा। वो क्रैश कोर्स दो प्रकार से होगा, एक तो रीजनिंग और जनरल साइंस और जनरल जीके का होगा एक तो, और एक क्रैश कोर्स होगा उसके अंदर मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी और एक राजस्थान ज्योग्राफी का जो बैच होगा क्रैश कोर्स वो लेके आऊंगा जल्दी दोस्तों, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था उसके लिए मैंने एक अलग से टीचर को बोला हुआ है, तो आप जल्दी ही वेट करिएगा और थोड़ा ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम जल्दी ये काम स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आपको उससे पहले मैं बता देता हूं कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए ताकि ये और भी स्टूडेंट तक पहुंच सके और वहां पहुंच सके ये अपना चैनल जहां पर स्टूडेंट्स के पास में कोई साधन नहीं है पढ़ने का, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को कहा मैंने कि ये उन बच्चों के पास जरूर पूछना चाहिए वीडियो जिन बच्चों के पास में कोई मीडियम नहीं है स्टडी करने का, ठीक है दोस्तों। ओनली फॉर बुक्स के अलावा कोई मीडियम नहीं हो, तो यहां से भी वो देखकर स्टूडेंट अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकता है। तो चलता हूं मैं आज की जो बात है उसके ऊपर लेकर। आप जैसे को पता है आपको कि इंग्लिश के अंदर अपन क्या पढ़ रहे थे। इंग्लिश में अपन ने लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर अपन वर्ब का ही कुछ टॉपिक पढ़ रहे थे और उसी वर्ब के टॉपिक को यहाँ पे भी मैं दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ दोस्तों। वर्ब लास्ट टाइम पे जो वर्ब का टॉपिक अपन पढ़ रहे थे वो क्या था दोस्तों, अपने पढ़ा था कि एक्टिव वर्ब और पैसिव वर्ब ये टाइप पढ़े थे ना दोस्तों। तो उसी एक्टिव वर्ब और पैसिव वर्ब के जो टाइप है उन्हीं को ही दिमाग में रखते हुए मैंने कुछ सेंटेंस बनाए हैं, कुछ ठीक है दोस्तों एग्जाम्पल लिखे हैं। इन एग्जाम्पल में से आपको पहचानने की जरूरत है कि कौन से एग्जाम्पल में किस प्रकार की एरर है और एग्जामिनर किस प्रकार से एरर पूछ सकता है आपका, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी से विनती है कि आप इन सभी सेंटेंस को एक बार अच्छे से गौर करके देखिएगा और मैं एक बार बोर्ड से परे हो जाता हूं और आप इनको एक बार से खुद से, आपको सभी को पता है कि आप जैसे ही कोई सेंटेंस देखोगे इंग्लिश में, और मैंने कहा था आपको कि आपको सेंटेंस को देखने के बाद में हमेशा सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि सेंटेंस को ब्रेक कैसे किया जाए। तो आपका यही काम है कि आप एक बार सेंटेंस को देखिए, ठीक है दोस्तों, और सेंटेंस के अंदर जो भी सेंटेंस है उसको ब्रेक करने की कोशिश करिए एक बार के लिए, ठीक है दोस्तों। एक बार मैं परे हो जाता हूं। तो शायद आपने ब्रेक कर लिया होगा या नहीं किया तो वीडियो पॉज करके और कर लेना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा चलता हूं मैं और ये जो सेंटेंस लिखे हैं इन सेंटेंस में आपको जो एरर है वो एरर बताने की कोशिश करता हूं मैं दोस्तों। उससे पहले आपके सामने दो बात डिस्कस करना चाहता हूं कि इंग्लिश के अंदर क्लोज क्या होता है और इंग्लिश के अंदर कंजक्शन क्या होता है। आपने सुना होगा क्लोज और कंजक्शन, ठीक है दोस्तों। देखिएगा आपने नाम सुना होगा, नाम क्या सुना होगा आपने, क्लोज, और एक दूसरा नाम सुना होगा कंजक्शन। ठीक है दोस्तों, ये क्या है कंजक्शन क्या है और ये क्लोज क्या है, ये आपने सुना होगा दोस्तों। उससे पहले आपको मैं बता दूं क्लोज क्या होता है। पहले आप देखिएगा क्लोज क्या है दोस्तों, क्या क्लोज क्या है और दूसरा कंजक्शन क्या है। इंग्लिश में क्लोज का मतलब क्या है। अब आपको पूछा जाए कभी भी, मान लीजिए कोई भी टीचर आपसे चलता हुआ पूछ ले, क्योंकि आप तो पढ़ रहे हैं विजय सर से, और जैसे कि आप सभी को पता है कि विजय सर ने आपको एक बार पहले कह दी थी, स्पष्ट कर दी है कि मैं यहाँ पे जो भी आप कुछ बोर्ड पे पढ़ाऊंगा या इंग्लिश का होगा या मैथमेटिक्स का जो भी कुछ आपको देने की कोशिश करूंगा वो सब कुछ उस जो भी मैं यहाँ पे शब्द लिखूंगा उस शब्द के पीछे की कहानी क्या है, उस शब्द का यूज क्यों है इंग्लिश में, कैसे है, वो सब आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो आपको चलते कोई भी टीचर पूछ सकता है कि क्लोज क्या होता है। तो क्लोज क्या है दोस्तों, क्लोज की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लोज। इफ यू एनी टीचर से दैट व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ क्लोज, देन यू से दैट क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, ठीक है दोस्तों। क्या है क्लोज, एक सेंटेंस का क्लोज क्या है, एक वर्ड्स का एक ग्रुप है। क्लोज क्या है, एक वर्ड्स का क्या है, ग्रुप है। और मुझे बताइए दोस्तों, यदि कोई भी वर्ड्स का कोई ग्रुप होगा तो उसे क्या कहेंगे, तो आप बोलोगे सर वर्ड्स के ग्रुप को हम बोलते हैं सेंटेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों, सेंटेंस। तो ये समझ लीजिए क्लोज एक सेंटेंस है, क्लोज एक सेंटेंस है
इस सेंटेंस के अंदर, इस सेंटेंस में एक वर्ब होती है और एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि क्लोज क्या होता है, क्लोज एक सेंटेंस का पार्ट होता है दोस्तों। क्लोज क्या होता है, एक सेंटेंस का पार्ट होता है। क्या होता है दोस्तों, सेंटेंस का पार्ट। इस क्लोज के अंदर उस खुद सेंटेंस का एक वर्ब होगा और एक क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। आप जैसा कि सब जानते हैं कि प्रत्येक सेंटेंस में उस सेंटेंस का खुद का एक वर्ब होता है और उस सेंटेंस का खुद का एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लोज क्या है, क्लोज सेंटेंस का एक पार्ट है जिसके अंदर खुद का एक मेन वर्ब होगा और एक सब्जेक्ट होगा। ये क्लोज करता क्या है दोस्तों, ये क्लोज कुछ भी नहीं दोस्तों, ये क्लोज है क्या चीज, इस क्लोज का यूज कैसे इंग्लिश में किया जाता है, इसका कैसे पता करें कि इंग्लिश के अंदर इस सेंटेंस में क्लोज लिखा हुआ है, इसका कैसे पता करें। ठीक है दोस्तों, इसे फाइंड करने का तरीका क्या है दोस्तों, यदि किसी सेंटेंस में फुल स्टॉप के बाद में कोई और सेंटेंस चलता है आगे। ठीक है दोस्तों, यदि किसी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में यदि फुल स्टॉप के बाद में कुछ और सेंटेंस जुड़ा है तो उन दोनों सेंटेंस को या उस फुल स्टॉप के बाद वाले सेंटेंस को ही हमेशा क्या कहते हैं दोस्तों, क्लोज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्लोज कहते हैं। और ये क्लोज क्या करता है दोस्तों, ये क्लोज क्या करता है, सेंटेंस में नई जानकारी जोड़ देता है। और इस क्लोज का मतलब क्या है दोस्तों, इस क्लोज का मतलब है कि फुल स्टॉप के बाद के अंदर जो सेंटेंस लिखा गया है उसे क्लोज कहेंगे। और ये जो फुल स्टॉप के बाद वाला जो सेंटेंस होता है, ये फुल स्टॉप के बाद वाला जो सेंटेंस है दोस्तों, ये सेंटेंस आगे वाला जो सेंटेंस है दोस्तों, फुल स्टॉप से पहले वाले जो सेंटेंस है उससे हमेशा रिलेटेड होता है और उसी के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ गई। तो ये हुआ अपने पास में क्लोज की डेफिनेशन और क्लोज को किस प्रकार से इंग्लिश में डिफाइन किया जाएगा, कैसे उसको पहचाना जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कंजक्शन क्या होता है, आपने सुना होगा दोस्तों, कंजक्शन बहुत प्रकार से होता है। कंजक्शन खूब होते हैं, एंड होता है, देन सो होता है, एंड देन होता है, जो भी अनेक प्रकार कंजक्शन है, इफ है, बट है, ये सब क्या है दोस्तों, तो आप बोलोगे सर ये कंजक्शन है। ये कंजक्शन क्या करता है, ये कंजक्शन दोस्तों सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। किसको, सेंटेंस को कौन से को, दो सेंटेंस को। तो मैंने कहा दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, तो आप बोलोगे सर दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन की जरूरत पड़ती है। किसकी, कंजक्शन की। अब ये कंजक्शन दोस्तों इंग्लिश में कहां पे कैसे यूज होगा उसका मैं आपको धीरे धीरे जब ये कंजक्शन का टॉपिक पढ़ाऊंगा उस टाइम पे बताऊंगा, और जब क्लोज का टॉपिक आपको मैं बताऊंगा उस टाइम पे आपको क्लोज के बारे में बताऊंगा कि क्लोज किस प्रकार से इंग्लिश के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे मैंने इनका नाम लिया है। आगे चलकर मैं इन दोनों ही के बारे में आपको पूरी जानकारी के साथ में इनकी जितनी भी ज्यादा बातें हो सकती है वो पूरी इंग्लिश में आपके सामने डिस्कस करूंगा। देखिएगा दोस्तों, अब ये कंजक्शन है क्या, एक बात समझ लीजिएगा, कंजक्शन कभी भी वाक्य के स्टार्ट में भी हो सकता है, वाक्य के बीच में भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ, कंजक्शन क्या हो सकता है, वाक्य के शुरुआत में भी हो सकता है और वाक्य के बीच में भी हो सकता है और वाक्य के लास्ट एंड में भी हमेशा कंजक्शन हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो कंजक्शन की जगह कोई सी भी हो सकती है, वाक्य के स्टार्ट में, बीच में या अंत में। ठीक है दोस्तों, और बाकी मैं इन दोनों के बारे में तब बताऊंगा आपको जब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कंजक्शन और क्लॉज का टॉपिक। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, अपन चलते हैं अपने इस बात पर, कौन सी पर, अपन मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, उन एग्जाम्पल्स को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे इनमें कौन सी एरर हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। मैंने एक बात कहा दोस्तों, मैंने कहा ए रोमांटिक, ये जो सेंटेंस लिखा उसको देखेगा इस सेंटेंस के अंदर क्या एरर है। तो यहां पे देखेगा ए रोमांटिक सॉन्ग इज सिंगिंग बाय विजय। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, ए रोमांटिक सॉन्ग इज सिंगिंग बाय विजय। अब आप पता करिए कि इस सेंटेंस में एरर है क्या। आप सभी को पता है ये बात तो कि पूरे जो सेंटेंस, मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं, या चारों सेंटेंस हमारे एक्टिव वर्ब और पैसिव वर्ब के संबंधित जितनी भी एरर है उनसे संबंधित है। ये मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं वर्ब का, और आप सभी को पता है वर्ब में भी सर आपने 2 टाइप यहाँ पे डिस्कस किए और उन्हीं टाइप्स के अंदर से ये एरर है। कौन कौन सी, आपको इनमें पहचानना है कि कौन से सेंटेंस में कौन सी एक्टिव वर्ब लगेगी या पैसिव वर्ब लगेगी, इसी बात की इनमें एरर है। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा है कि टाइप ऑफ वर्ब्स के अंदर एक्टिव वर्ब और पैसिव वर्ब। तो अब देख लीजिएगा मैंने कहा इसका मतलब है इन चारों सेंटेंस के अंदर, इन चारों सेंटेंस में क्या लगेगा, तो आप बोलोगे सर इन चारों सेंटेंस में पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस को पहचानना है, और उन पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग ही हमें पैसिव वॉइस के अंदर पैसिव वर्ब का यूज करना है, एक्टिव वॉइस के अंदर एक्टिव वर्ब का यूज करना है। बस इतनी सी एरर है। तो आप एक बार दिमाग लगाइए, जो लिखा हुआ है ए रोमांटिक सॉन्ग इज सिंगिंग बाय विजय, आप एक बार इससे फाइंड करिए दोस्तों, इसके अंदर एरर क्या है। आपको देखिएगा, मुझे बताइए
यहाँ पे लिखा हुआ है ए रोमांटिक सॉन्ग। क्या लिखा हुआ दोस्तों? ए रोमांटिक सॉन्ग इज सिंगिंग बाय विजय। आपको मैंने कहा था कि किसी भी सेंटेंस के अंदर ये पहचानना हो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस पे है या पैसिव वॉइस में, तो इसको फाइंड करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? तो मैंने कहा था दोस्तों, आप एक सबसे पहले ध्यान रखिएगा किसी सेंटेंस को ये एक्टिव में है या पैसिव में, उसको पहचानने के लिए आपको पता करना है कि जो सेंटेंस के अंदर वर्ब दी गई है उस वर्ब को फाइंड करिए सबसे पहले। तो मुझे बताइए इसके अंदर वर्ब कौन होगी? तो आप बोलोगे सर इसमें होगी वर्ब, ये होगी वर्ब। क्या होगी? वर्ब होगी। यदि ये वर्ब है तो ये क्या है? तो आप बोलोगे सर हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। आप बोलोगे सर इज तो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब का दोनों काम करता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, जो आपको मैं धीरे धीरे हर बात में बताते आया हूं। यहाँ पे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्यों है। आप पीछे के वीडियोस देखना, उन सभी में पता कर लोगे कि इज यहाँ पे मैन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिएगा, मैंने कहा ये वर्ब है। अब मैंने कहा था वर्ब को फाइंड करने के बाद में आप ढूंढिए वर्ब का सब्जेक्ट। वर्ब का सब्जेक्ट मुझे बताइए वर्ब का सब्जेक्ट कौन होता है? तो आप बोलोगे सर वर्ब का सब्जेक्ट वह होता है जो वर्ब का डूअर होगा। किसका? वर्ब का डूअर होगा। और वर्ब का डूअर कौन होगा? इसका मतलब है सर जो वर्ब को करता है, जो वर्ब को करता है। देखिएगा तो आप बोलोगे कि सर ए रोमांटिक सॉन्ग इज सिंगिंग बाय विजय। यहाँ पे बाय क्या है? तो आप बोलोगे सर प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। जबकि विजय क्या है? तो आप बोलोगे सर बाय प्रीपोजिशन का क्या है? ऑब्जेक्ट है दोस्तों। क्या है? ऑब्जेक्ट। जबकि यहाँ पे ए रोमांटिक सॉन्ग इज सिंगिंग बाय विजय। मुझे बताइए इस सिंगिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट बनेगा दोस्तों, इस टाइप वर्ब को कौन बनेगा? तो आप बोलोगे सर ये बनेगा सब्जेक्ट। क्या बनेगा? सब्जेक्ट। क्यों बनेगा दोस्तों? ये सॉन्ग, ये क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पे ये बाय का प्रीपोजिशन कौन? बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बना? तो आप बोलोगे सर विजय बना। ये इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। जबकि सिंगिंग क्या है? तो आप बोलोगे वर्ब है। जबकि मुझे बताइए ए क्या है? तो आप बोलोगे ए क्या है? आर्टिकल है। जबकि रोमांटिक क्या है? ये रोमांटिक दोस्तों किसको क्वालिफाई कर रहा है? एक बार देखिएगा, रोमांटिक है दोस्तों। क्या है? रोमांटिक। ये रोमांटिक किसको क्वालिफाई कर रहा है? तो आप बोलोगे सर ये रोमांटिक सॉन्ग को क्वालिफाई कर रहा है। किसको? सॉन्ग को। और मुझे बताइए सॉन्ग है क्या? तो आप बोलोगे सर सॉन्ग यहाँ पे एक नाउन है। क्या है? नाउन है। क्या है दोस्तों? नाउन है। और नाउन का पता कैसे चला दोस्तों? ये सॉन्ग नाउन है, इसका पता कैसे चला? क्योंकि दोस्तों ये रोमांटिक एक क्या है? ये रोमांटिक दोस्तों एक है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है? तो आप बोलोगे सर एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज में लिया जाता है। आप सभी को पता है कि एडजेक्टिव इज क्वालिफाई ओनली ए नाउन और ए प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, तो मुझे बताइए कि इस रोमांटिक ने किसको क्वालिफाई किया? तो आप बोलोगे सर इसको, सॉन्ग को। और सॉन्ग क्या है? तो आप बोलोगे सर नाउन। क्या है? नाउन। इसका मतलब दोस्तों मुझे बताइए इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा? तो आप बोलोगे सर वर्ब का सब्जेक्ट वह बनता है। वर्ब का सब्जेक्ट कौन कौन बनता है? तो आप बोलोगे सर वर्ब का सब्जेक्ट बनता है नाउन और प्रोनाउन बनता है। तो मुझे बताइए यहां पर ये क्या है? तो आप बोलोगे सर नाउन। इसलिए इस वर्ब का जो सब्जेक्ट बनेगा वो कौन बनेगा? तो आप बोलोगे सर इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा? इस वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा कौन अपने पास? ये सॉन्ग। क्या बनेगा? सॉन्ग। ये वर्ब का सब्जेक्ट कौन बना? सॉन्ग। और इस पूरे सेंटेंस में मुझे देख के बताइए कि इस वर्ब का सब्जेक्ट और कोई बन सकता है? तो आप बोलोगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि बाय प्रीपोजिशन है, बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये है। क्यों दोस्तों? और बाय प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का वर्ब के सब्जेक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। आप सभी को पता है ये बात। तो मुझे बताइए रोमांटिक क्या है? तो आप बोलोगे सर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन सा है? तो आप बोलोगे सर ये क्वालिटी, क्वालिटी को बता रहा है। किसको? सॉन्ग की क्वालिटी बता रहा है। किसको? सॉन्ग की क्वालिटी को। जो गाना है दोस्तों उसकी क्वालिटी को कौन बता रहा है? तो आप बोलोगे सर रोमांटिक बता रहा है। इसलिए ये क्वालिटेटिव जो रोमांटिक है दोस्तों वो कौन सा एडजेक्टिव है? तो आप बोलोगे सर ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। कौन सा? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे एक है तो आप बोलोगे आर्टिकल। तो दोस्तों इसका मतलब हुआ इट इज सिंग, ये जो सिंगिंग वर्ब है, इस सिंगिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट बना वो कौन है? तो आप बोलोगे सर सब्जेक्ट कौन बना? तो आप बोलोगे सर सॉन्ग बना। दोस्तों क्या बना? सॉन्ग बना। अब मुझे बताइए यहाँ पे हमने पता कर लिया कि हमारे इस सेंटेंस में जो वर्ब का सब्जेक्ट है वो सॉन्ग है। बस हमें इतना ही काम करना दोस्तों, वर्ब फाइंड करनी है और वर्ब फाइंड करने के बाद में वर्ब का सब्जेक्ट फाइंड करना है। अब जो तीसरा काम है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तीसरा काम क्या है? अपने को पता करना है कि जो वर्ब का सब्जेक्ट अपन ने ढूंढा है वो वर्ब का सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट रिसीवर है या डूअर है। हमने जो वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढा है वो सब्जेक्ट रिसीवर है या सब्जेक्ट क्या है? डूअर है। क्योंकि आप सभी को पता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो टाइप के वॉइस पढ़े हैं और उन सभी में बताया मैंने कि एक्टिव वॉइस के अंदर क्या होता है? जो सब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो हमेशा वर्ब का डूअर होता है। और ये कही है मैंने बात कि पैसिव वॉइस के अंदर जो वर्ब का सब्जेक्ट होगा वो हमेशा वर्ब का रिसीवर होगा। ये मैंने बात कही है आपको दोस्तों।
क्यों होगा ये मैंने एक्सप्लेन पूरा कर चुका किसी अन्य वीडियो के अंदर, तो आप उसे जाकर देख लें। अब देखिएगा, मुझे बताइए ए रोमांटिक सॉन्ग इज सिंगिंग बाय विजय, इसके अंदर सॉन्ग क्या है? तो आप बोलोगे सॉन्ग एक सब्जेक्ट है, और मुझे बताइए सॉन्ग यदि सब्जेक्ट है तो सॉन्ग यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सॉन्ग यहाँ पे रिसीवर है या सॉन्ग डूअर है, किसका? वर्ब का। तो आपको पता चलेगा सर ए रोमांटिक सॉन्ग इज सिंगिंग बाय, मुझे बताइए गाना खुद ही गाया जाएगा या गाना किसी के द्वारा गाया जाएगा? मुझे बताइए यहाँ पे गाना खुद ही स्टार्ट हो जाएगा गाना, या फिर गाना किसी के द्वारा गाया जाएगा? तो आप लोग सर गाना तो किसी के द्वारा ही गाया जाएगा। इसका मतलब दोस्तों यह है कि यहाँ पे सब्जेक्ट है दोस्तों अपना, ये जो सब्जेक्ट कौन है? सॉन्ग है। ये सॉन्ग यहाँ पे रिसीवर है, सॉन्ग यहाँ पे सिंगिंग वर्ब का रिसीवर है। और मैंने कहा था कि वह सेंटेंस जिसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब का रिसीवर हो, वर्ब का रिसीवर हो, उस सेंटेंस के अंदर हमेशा एक्टिव वॉइस लगता है। और एक्टिव वॉइस यदि किसी सेंटेंस में लगता है तो उस सेंटेंस के अंदर एक्टिव नहीं, मैंने कहा था आपको कि यदि कभी भी वर्ब का सब्जेक्ट यदि हमारे पास रिसीवर है तो ये मैंने कही थी आपको बात कि उस सेंटेंस में हमेशा पैसिव वॉइस लगता है। कौन सा लगता है? पैसिव वॉइस। और उस पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा पैसिव वर्ब यूज ली जाती है। तो मुझे बताइए क्या आपको इस सेंटेंस के अंदर जो मैंने लिखा है ए रोमांटिक सॉन्ग इज सिंगिंग बाय विजय, इस पूरे सेंटेंस में आपको क्या हेल्पिंग वर्ब और ये नजर आ रही है? कि तो आप बोलोगे सर हाँ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब नजर आ रही है। तो मुझे बताइए दोस्तों इज सिंगिंग लिखा हुआ है, दोस्तों क्या लिखा हुआ है? इज सिंगिंग। यहां पे ये जो वर्ब है ये एक्टिव वर्ब है या पैसिव वर्ब है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ये जो वर्ब लिखी है इज सिंगिंग, ये क्या है? यहाँ पे पैसिव वर्ब है। क्या है? पैसिव वर्ब। लेकिन दोस्तों अपने को नहीं, ये जो यहाँ पे जो सेंटेंस में ये जो वर्ब लिखी है दोस्तों वो यहाँ पे क्या है? तो आप बोलोगे सर एक्टिव वर्ब है। कौन सी है? एक्टिव वर्ब। ये एक्टिव वर्ब क्यों है, क्यों, और ये पैसिव वर्ब क्यों नहीं है? तो मैंने कहा था कि किसी भी सेंटेंस में पैसिव वर्ब को पहचानने का तरीका है कि पैसिव वर्ब की पहचान होती है कौन सी? तो आप बोलोगे सर बी प्लस का वी थर्ड। तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या बी है? तो आप बोलोगे हाँ सर बी तो है, यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे बी लिखा हुआ है लेकिन वी थर्ड लिखा हुआ है। तो आप बोलोगे नहीं सर वी थर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे? तो आप बोलोगे नहीं सर वी थर्ड यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे वी थर्ड है, तो आप बोलोगे नहीं सर क्यों? सिंग और सिंग, सैंग और संग, जो सिंग की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? तो आप बोलोगे संग होती है। क्या होती है दोस्तों? संग होती है। और सेकंड फॉर्म क्या होती है? तो आप बोलोगे सैंग होता है। इसलिए यहाँ पे इस सिंगिंग की जगह यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा अपने पास में? एरर क्या होगी दोस्तों अपने पास में? यहाँ पे सॉन्ग रिसीवर है किसका? वर्ब का। और यदि सब्जेक्ट है वर्ब का रिसीवर है तो उस पूरे सेंटेंस में पैसिव वर्ब यूज ली जाएगी। इसका मतलब है इज सिंगिंग की जगह दोस्तों यहाँ पे आएगा इज बीइंग सung। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब है दोस्तों एरर क्या है अपने पास? एरर इस जगह थी दोस्तों, एरर अपने पास में इस जगह थी, इसकी जगह काट कर अपन क्या लिखेंगे? इज सिंगिंग की जगह लिखेंगे इज बीइंग सung। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप सभी को पता है कि अपने पास में जो पैसिव वर्ब की यूज, जो वर्ब है पैसिव वर्ब जो यूज में लिया जाता है पैसिव वर्ब, ठीक है दोस्तों, वो कैसा होता है? तो आप बोलोगे सर बी प्लस थर्ड का। यहाँ पे जो अपने पास इज दिया गया था उसको जो के जो उतार दीजिए और बी वर्ब को देखिएगा तो बी वर्ब में मैंने बताया था कि बी वर्ब की जो टाइप है वो कितने होता है? आप बोलोगे सर इज और एम, ठीक है दोस्तों, और आर, और एक बताया था मैंने वाज, एक बताया था वर, एक बताया था बीइंग, ठीक है दोस्तों, और एक बताया था बीइंग। कौन सा? बीइंग। तो मुझे बताइए दोस्तों यहाँ पे अपना जो सेंटेंस लिखा हुआ है रोमांटिक सॉन्ग इज सिंगिंग बाय विजय, ये जो सेंटेंस लिखा दोस्तों मुझे बताइए इस सेंटेंस के अंदर जो टेंस है वो कौन सा है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे टेंस देखने से पता चल रहा है इस और हेल्पिंग वर्ब दोनों को आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को देखने से पता चल रहा है कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो मुझे बताइए दोस्तों मैंने कहा था आपको कि जब भी किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में और किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमेशा दो बात याद रखनी है, ना तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज होना चाहिए और ना ही सेंटेंस का टेंस चेंज होना चाहिए। यदि यहाँ पे इस सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस, यदि सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगा हुआ है, तो अपने पास में जो आगे जो सेंटेंस बनेगा जो पैसिव में अपन बनाएंगे उस पैसिव में भी हमेशा अपने पास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही या प्रेजेंट टेंस ही होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों इज आ गया। अब यहाँ पे बताइए मुझे कि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कौन दर्शाता है? तो आप लोग सर ये तो प्रेजेंट को बताता है कि और ये पास्ट को बताएगा, ये
विथ, ये थर्ड के बारे में बताएगा, ठीक है दोस्तों, किसके बारे में, थर्ड के बारे में बताएगा, जबकि ये किसके बारे में बताएगा, तो आप बोलोगे सर ये आईएनजी फॉर्म के बारे में बताएगा, और अपने पास में आईएनजी फॉर्म है, इसीलिए यहाँ पे बीइंग आएगा। क्या आएगा दोस्तों, बीइंग आएगा। और बीइंग के बाद क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर ये सिंग की वी थर्ड आएगी, क्या आएगी, वी थर्ड, तो यहाँ पे वी थर्ड क्या आएगी, तो आप बोलोगे सर वी थर्ड यहाँ पे आएगी क्या, संग। तो यहाँ पे देखा आपने कि इज सिंगिंग की जगह आएगा इज बीइंग संग। क्या आएगा दोस्तों, इज बीइंग संग। तो ये दोस्तों अपना सेंटेंस सही हुआ। कौन सा, ए रोमांटिक सॉन्ग इज सिंगिंग बाय विजय। इसके अंदर अपने पास एरर यहां से मिली अपने पास कि इसके अंदर जो वॉइस है, इसके अंदर जो वर्ब है, इस पूरे सेंटेंस में जो वर्ब है वो यहाँ पे अपने पास में कौन सी है, यहाँ पे है एक्टिव वर्ब, जबकि अपने को यहाँ पे लगानी कौन सी थी, तो आप बोलोगे यहाँ पे अपने को पैसिव वर्ब लगानी थी, जो मैंने आपको चेंज करके बताई। ठीक है दोस्तों, ये अपना एक सेंटेंस हुआ, और उस सेंटेंस के अंदर जितनी प्रकार से एरर हो सकती थी वो मैंने बताने की कोशिश की। चलते हैं आगे वाले सेंटेंस में। देखिएगा, अब दोस्तों एक नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, उस सेंटेंस को आप पढ़िएगा एक बार। अपने को यही बात फाइंड करनी है हर बार सेंटेंस में कि सेंटेंस लिखा किस में, एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है या पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसको पता करने का तरीका है कि सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब फाइंड करिए, और फिर उस वर्ब का सब्जेक्ट फाइंड करिए। उस वर्ब के सब्जेक्ट को फाइंड करने से आपको पता चल जाएगा कि वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो वर्ब का रिसीवर है या वर्ब का डूअर है। तो दोस्तों जो सेंटेंस लिखा हुआ है सेकंड नंबर सेंटेंस, उसको फाइंड करिए और आप एक बार पता करिए कि इस सेंटेंस में एरर कहां पर हो सकती है। तो दोस्तों देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है इफ द ड्राइवर, ठीक है दोस्तों, सेंटेंस को मैं रीडिंग कर रहा हूं, देखिएगा, इफ द ड्राइवर हैड अप्लाइड ब्रेक्स इन टाइम द एक्सीडेंट कुड हैव अवॉइडेड। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं, सुनिएगा। यहां पे लिखा इफ द ड्राइवर हैड अप्लाइड ब्रेक्स इन टाइम, ठीक है दोस्तों, द एक्सीडेंट कुड हैव अवॉइडेड। अब दोस्तों मुझे बताइए अपना जो काम है वो क्या है, तो आप बोलोगे सर अपना काम है सेंटेंस के अंदर सबसे पहले वर्ब ढूंढने का। क्या ढूंढने का, वर्ब ढूंढने का। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप वर्ब ढूंढोगे सेंटेंस में, तो आपको एक सेंटेंस में बात नजर आ रही होगी पूरे सेंटेंस में। क्या आपको यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस में एक बात नजर आ रही है, तो आप बोलोगे हाँ सर। क्या इस पूरे सेंटेंस में आपको कहां पर फुल स्टॉप नजर आ रहा है, पूरे सेंटेंस के बीच में आपको कहां पर भी फुल स्टॉप नजर आ रहा है? तो आपको बता दूं फुल स्टॉप का जो सिंबल होता है वो क्या होता है दोस्तों, ये होता है। तो मुझे बताइए ऐसा सिंबल कहां पे नजर आ रहा है, तो आप बोलोगे सर हाँ। तो यहाँ पे जो फुल स्टॉप का सिंबल है वो कहां पे, तो आप बोलोगे सर ये रहा। कहां पे, ये रहा। और मैंने एक बात कही थी, मैंने अभी एक बात कही थी कि फुल स्टॉप जहां कहीं पर भी होगा, फुल स्टॉप जहां कहीं पर भी होगा, और उसके आगे जो सेंटेंस होगा उस आगे वाले सेंटेंस को हमेशा बोलते हैं क्लोज। क्या बोलते हैं, क्लोज। कही थी क्या मैंने बात दोस्तों? तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ इफ द ड्राइवर हैड अप्लाइड ब्रेक्स इन टाइम, इसका मतलब यहां तक एक वाक्य कंप्लीट हो चुका है अपना, लेकिन इसके बाद में लगा हुआ है फुल स्टॉप, और इस फुल स्टॉप के बाद में एक और सेंटेंस लिखा हुआ है। इसका मतलब दोस्तों द एक्सीडेंट कुड हैव अवॉइडेड, इस पूरे सेंटेंस ये जो लिखा हुआ है द एक्सीडेंट कुड हैव अवॉइडेड, ये पूरा का पूरा जो वाक्य लिखा हुआ है इसे कहते हैं क्लोज, इसे कहते हैं क्लोज। और मैंने बताया आपको कि क्लोज की डेफिनेशन क्या है। ए क्लोज इज अ वर्ड ऑफ ग्रुप्स, a clause is a group of words that include her subject and verb। ये मैंने बात कही है आपको। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे if the driver had applied brakes in time the accident could have avoided। एक बार इस सेंटेंस को पढ़िएगा गौर से, और इस सेंटेंस को पढ़ने से आपको क्या हिंदी में आप इसका अनुवाद कर सकते हैं वो करिएगा एक बार। देखिएगा, देखना इसका जो हिंदी में मीनिंग निकल रहा है वो देखिए क्या निकल रहा है। इफ द ड्राइवर हैड अप्लाइड ब्रेक्स इन टाइम, यदि ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक लगा दिए होते। यहां पे लिखना है इफ द ड्राइवर हैड अप्लाइड ब्रेक्स इन टाइम, यहां तक की बात देखिएगा। तो यहां तक का इसका जो हिंदी में मीनिंग है वो क्या है, यदि ड्राइवर ने समय रहते हुए ब्रेक लगा दिए होते, तो उसके बाद में क्या लिखा हुआ है द एक्सीडेंट कुड हैव अवॉइडेड, तो दुर्घटना टल सकती थी। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, दुर्घटना टल सकती थी। अब इसका मतलब दोस्तों मुझे बताइए दुर्घटना, अब यहां पे लिखा हुआ है क्या कि ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक लगा दी हुई थी, और दूसरी बात अपने पास में लिखी हुई है कि दुर्घटना टल सकती थी। अब आपको एक बात सोचनी है दोस्तों कि दुर्घटना टल जाएगी या दुर्घटना को टाला जाएगा, तो आप बोलोगे सर दुर्घटना को टाला जाएगा, ना कि दुर्घटना खुद से थोड़ी टलेगी। नहीं दोस्तों, दुर्घटना को हमेशा टाला जाएगा। यदि मुझे बताइए इस पूरे सेंटेंस में ड्राइवर ने क्या काम किया, तो आप बोलोगे सर ड्राइवर ने यहाँ पे ब्रेक लगाने का काम की।
यदि ड्राइवर ब्रेक ही नहीं लगाता, इसका मतलब हुआ कि दुर्घटना टलती ही नहीं, दुर्घटना टलती ही नहीं। अगर ड्राइवर ने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाए हुए थे तो दुर्घटना क्या टलती? तो आप बोलोगे नहीं सर, दुर्घटना टलती नहीं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब एक बात हुई यहाँ पे, इफ द ड्राइवर हैड अप्लाइड ब्रेक्स, यदि ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए होते समय रहते तो दुर्घटना टल सकती थी। लेकिन दोस्तों दुर्घटना टल सकती थी या दुर्घटना को टाला जा सकता था? तो आप बोलोगे सर दुर्घटना को टाला जा सकता था। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि अपने पास में यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर यहाँ पे जो मीनिंग निकल रहा है वो निकल रहा है दोस्तों दुर्घटना टल सकती थी। लेकिन यहां से अपने को जो इस सेंटेंस का मीनिंग प्राप्त करना है वो क्या है? तो आप बोलोगे सर दुर्घटना को टाला जा सकता था, दुर्घटना को टाला जा सकता था। इसका मतलब हुआ जो दुर्घटना है, दुर्घटना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे सर एक्सीडेंट। इसका मतलब हुआ दोस्तों जो एक्सीडेंट है, इस सेंटेंस में जो एक्सीडेंट है वो सेंटेंस जो एक्सीडेंट है दोस्तों वो एक्सीडेंट हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पे कैसा होगा? तो आप बोलोगे सर एक्सीडेंट यहाँ पे रिसीवर होगा। क्या होगा? रिसीवर। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? रिसीवर। और आप सभी को पता है कि यदि एक्सीडेंट या सब्जेक्ट वर्ब का जो रिसीवर होगा तो उस सेंटेंस में हमेशा पैसिव वर्ब यानी कि पैसिव वॉइस यूज किया जाता है। तो एक बार क्या करते हैं, सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। देखिएगा सेंटेंस को ब्रेक करने से पहले आप सबको पता है कि सेंटेंस के अंदर अपन देखते हैं कौन? वर्ब। क्या देखते हैं दोस्तों? वर्ब। देखिएगा यहां से चलते हैं। इफ द ड्राइवर हैड अप्लाइड ब्रेक्स इन टाइम, तो मुझे बताइए यहाँ पे वर्ब कौन है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे वर्ब कौन है? तो आप बोलोगे सर अप्लाइड वर्ब है। क्या है? वर्ब है। यदि ये वर्ब है दोस्तों तो मुझे बताइए ये क्या है? हेड क्या है? तो आप बोलोगे सर हेड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेड क्या है? तो आप बोलोगे सर हेल्पिंग वर्ब है। यहां तो बात सुनिए दोस्तों है अप्लाइड क्या है? वर्ब है। ये हेड क्या है? तो ये हेड क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब है। यहां पे मुझे बताइए इस अप्लाइड वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा? तो आप बोलोगे सर अप्लाइड वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा कौन? तो आप बोलोगे सर ड्राइवर। कौन बनेगा? ड्राइवर। ठीक है दोस्तों, क्यों? मुझे बताइए ये अप्लाइड करने का काम कौन कर रहा है? तो आप बोलोगे सर ये ड्राइवर कर रहा है। कौन कर रहा है? ड्राइवर। और मैंने कहा था कि वर्ब का डूअर हो, जो वर्ब को करता है, वर्ब यानी जो एक्शन को करता है दोस्तों, जो क्रिया को करता है वही हमेशा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। तो यहाँ पे इस अप्लाइड वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा दोस्तों वो कौन होगा? तो आप बोलोगे सर सब्जेक्ट डूअर होगा। सब्जेक्ट कौन होगा? ड्राइवर होगा। और ये क्या है? तो आप बोलोगे सर ये डूअर है। ये क्या है? डूअर है। मुझे बताइए सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? तो आप बोलोगे सर डूअर। अब बताइए द क्या है? तो आप बोलोगे द आर्टिकल है। जबकि इफ क्या है? अभी आपको मैंने बताया इफ क्या है, तो आप बोलोगे सर इफ क्या है? इफ यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे है कंजक्शन। क्या है दोस्तों? कंजक्शन क्या है? इफ यहाँ पे कंजक्शन। मैंने बात कही थी आपको कि इफ कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन वाक्य के स्टार्टिंग में भी हो सकता है, वाक्य के बीच में भी हो सकता है और वाक्य के लास्ट में भी हो सकता है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे इफ कंजक्शन की शुरुआत में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा द ड्राइवर हैड अप्लाइड ब्रेक्स। मुझे बताइए ये ब्रेक्स क्या है? तो आप बोलोगे सर द ड्राइवर हैड अप्लाइड व्हाट? ड्राइवर ने क्या अप्लाइड किया? तो आप बोलोगे सर ड्राइवर ने क्या अप्लाइड किया? तो यहां पे आप बोलोगे सर जो ब्रेक्स है वो अप्लाइड वर्ब्स का क्या है? तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट है। और मुझे बताइए वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन होता है? तो आप बोलोगे सर वर्ब का ऑब्जेक्ट वह होगा जो वर्ब का रिसीवर होगा। यानी कि क्या हुआ? यानी कि बात यह है, मुझे बताइए वर्ब का ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या है? तो आप बोलोगे सर वर्ब का ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका यह है कि वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई यदि हमें मिल जाए तो वही वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। मुझे बताइए द ड्राइवर हैड अप्लाइड व्हाट? मैं बोल रहा हूं अप्लाइड व्हाट, तो आप बोलोगे सर अप्लाइड ब्रेक्स। इसका मतलब क्या हुआ? ब्रेक्स क्या हुआ? अप्लाइड वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ। अब देखिएगा इन टाइम, ये लिखा हुआ इन टाइम। मुझे बताइए इन क्या है? तो आप बोलोगे सर इन प्रीपोजिशन है। इन प्रीपोजिशन, इस प्रीपोजिशन का कोई ना कोई क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट होगा। तो मुझे बताइए इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? तो आप बोलोगे सर टाइम है। क्या है? टाइम है। इसलिए क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट है। अब चलते हैं दोस्तों यहां तक की जो बात थी इस बात को समझ लेते हैं पहले। अब देखिएगा इफ द ड्राइवर हैड अप्लाइड ब्रेक्स इन टाइम। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे मुझे बताइए इस अप्लाइड जो वर्ब है इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बना? तो आप लोग से वर्ब का सब्जेक्ट बना कौन? ड्राइवर बना। और यहाँ पे मुझे बताइए ड्राइवर जो वर्ब का सब्जेक्ट होना है वो डूअर है या रिसीवर? तो आप बोलोगे डूअर है। कौन है? डूअर है। और मैंने कहा था यदि किसी भी सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट
वर्ब का सब्जेक्ट डूअर है, इसका मतलब उस सेंटेंस के अंदर हमेशा कौन सी वर्ब लगेगी, कौन सी वॉइस लगेगी? तो आप बोलोगे सर एक्टिव वॉइस लगेगी। क्या आपने इस सेंटेंस में एक्टिव वॉइस लगी हुई है? तो आप बोलोगे सर हाँ, इस फुल स्टॉप से पहले जो सेंटेंस है उसके अंदर एक्टिव वॉइस लगी हुई है। इसका मतलब है जो अपना फुल स्टॉप से पहले जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब वो फुल स्टॉप से पहले जितना भी सेंटेंस है वो पूरा करेक्ट है। क्या है दोस्तों? करेक्ट है। चलते हैं फुल स्टॉप के बाद वाले सेंटेंस पे, देखते हैं। आप सबको पता है, मैंने कहा कि फुल स्टॉप के बाद में जो सेंटेंस होगा उसे बोलते हैं क्लोज। पहली बात ही कही, मैंने कहा क्लोज का एक अपना ही हेल्पिंग वर्ब होगा, एक अपना ही मेन वर्ब होगा, या एक अपना ही सब्जेक्ट होगा। ये बात कही है मैंने दोस्तों, तो आप बोलोगे हाँ सर ये बात कही। इसका मतलब एक क्लोज है तो इस क्लोज के अंदर भी कोई सब्जेक्ट होगा, कोई सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट होगा जहां पर उस सब्जेक्ट का कोई ना कोई वर्ब होगा। या ये समझ लीजिए यदि किसी सेंटेंस में वर्ब है तो उस वर्ब का कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर होगा। तो मुझे बताइए यहाँ पे इस सेंटेंस में द एक्सीडेंट कुड हैव अवर्टेड, इस सेंटेंस के अंदर वर्ब कौन है? तो आप बोलोगे सर वर्ब यहाँ पे अवर्टेड। कौन है अवर्टेड? ये क्या है? वर्ब। यदि ये वर्ब है दोस्तों, यदि ये वर्ब है तो मुझे बताइए हैव क्या है? तो आप बोलोगे सर हैव हेल्पिंग वर्ब है। क्या पे? हेल्पिंग वर्ब। जबकि कुड क्या है? तो आप बोलोगे सर मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब। कुड क्या है? तो आप बोलोगे सर मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। आप सबको बताऊंगा कि कुड क्या है बाद में, लेकिन देखिएगा यदि ये वर्ब है तो मुझे बताइए इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? तो आप बोलोगे सर वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? तो आप बोलोगे सर ये वर्ब का सब्जेक्ट है कौन? एक्सीडेंट। और ये वर्ब का सब्जेक्ट जो एक्सीडेंट है, मुझे बताइए द एक्सीडेंट कुड हैव अवर्टेड, द एक्सीडेंट कुड हैव अवर्टेड। इस सेंटेंस को पढ़िएगा तो आप बोलोगे सर दुर्घटना टल सकती थी, लेकिन आपको मैंने कहा दुर्घटना टल नहीं सकती थी, दुर्घटना को टाला जाएगा। तो इसका मतलब है द एक्सीडेंट कुड हैव अवर्टेड के अंदर क्या होगा दोस्तों? जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे अपन ने क्या बनाया सब्जेक्ट को? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अपने इस सेंटेंस के अनुसार यहाँ पे अपने जो सब्जेक्ट बन रहा है वो सब्जेक्ट यहाँ पे बन रहा है। तो आप बोलोगे सर क्या सब्जेक्ट यहाँ पे क्या बन रहा है? तो आप बोलोगे सर रिसीवर बन रहा है। क्या बन रहा है? रिसीवर। क्यों दोस्तों? दुर्घटना को किसी के द्वारा टाला जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट एक्सीडेंट है वो अपना उस वर्ब का क्या बनेगा? तो आप बोलोगे सर क्या? रिसीवर बनेगा। और मैंने कहा था कि जिस भी सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट रिसीवर बन जाता है उस सेंटेंस में हमेशा वर्ब कौन सी लगेगी? तो आप बोलोगे सर उस सेंटेंस में वर्ब पैसिव वर्ब लगेगी और वह सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। तो यहाँ पे दोस्तों द एक्सीडेंट कुड हैव अवर्टेड, ये पूरा सेंटेंस अपना किसमें होना चाहिए? तो आप बोलोगे सर ये पूरा सेंटेंस अपना किसमें? पैसिव वॉइस में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए दोस्तों? पैसिव वॉइस में। तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करना है? तो आप बोलोगे सर पैसिव वॉइस में इस पूरे सेंटेंस को चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे जो कुड हैव अवर्टेड है, कुड हैव अवर्टेड, इस पूरी की पूरी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को, पूरी वर्ब को हमारे को किसमें बदलना है? तो आप बोलोगे सर हमारे को इसको बदलना है बीइंग, किसमें दोस्तों? इसको बदलना है हमें पैसिव वर्ब में। किसमें दोस्तों? पैसिव वर्ब में। हमारे को कुड हैव अवर्टेड है दोस्तों, इसको यहाँ पे ये एक्टिव वर्ब है। कौन सी है? एक्टिव वर्ब। जबकि हमारे को इस एक्टिव वर्ब को पैसिव वर्ब में बदलना है। पैसिव वर्ब में क्यों बदलना है? क्योंकि हमारे पास ये जो सेंटेंस लिखा हुआ पैसिव वॉइस में है और आप सभी को पता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा पैसिव वर्ब यूज ली जाती है। तो अब कुड हैव अवर्टेड की जगह हम क्या लिखे कि ये किस में बदल जाए? पैसिव वर्ब में बदल जाए। तो दोस्तों कुड हैव अवर्टेड की जगह हम लिखेंगे दोस्तों, कुड हैव अवर्टेड की जगह हम लिखेंगे कुड हैव अवर्टेड, कुड हैव बीन अवर्टेड। ठीक है दोस्तों। तो अपने पास एरर क्या हुई दोस्तों? अपने पास में एरर हुई कि इसकी जगह यहाँ पे इस पूरी की जगह, ठीक है दोस्तों, जो कुड हैव अवर्टेड लिखा हुआ है इसको काट दीजिए और इस कटी हुई जगह की जगह अपना जो सेंटेंस होगा दोस्तों उसकी जगह हम लिखेंगे कुड हैव बीन अवर्टेड होगा। और यही यहाँ पे एरर जो आपको मैंने बताई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहां तक मैंने आपको दो सेंटेंस जिनके अंदर एरर फाइंड कर सकते थे वो मैंने बताया दोस्तों यकीन मानिए आप कि इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। एग्जामिनर अपने माइंड को चेक करना चाहता है दोस्तों, अपनी साइकोलॉजी क्या है, अपन किस प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ये अपनी किस प्रकार की साइकोलॉजी है, उस हिसाब से उसी तरीके से उसी मैनर में सेम हमारे को एग्जामिनर एरर पूछता है। तो यहाँ पे अपने से एरर जो अपने पास में फाइंड करनी थी इस सेकंड नंबर सेंटेंस में वो दोस्तों यहाँ पे लिखी हुई थी और एरर अपने को फाइंड कर लिया अपने, क्या? कुड हैव बीन अवर्टेड यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा। यहां तक देखा दोस्तों। चलता हूं नेक्स्ट सेंटेंस में, देखिएगा क्या है। अब दोस्तों जो सेकंड सेंटेंस लिखा उसको देखिएगा।
मुझे बताइए यहाँ पे जो सेकंड सेंटेंस लिखा वो देखिएगा, द चाइल्ड माइट हैव सेव्ड इफ द डॉक्टर हैड टेकन प्रॉपर केयर। ठीक है दोस्तों, इस पूरे सेंटेंस को पढ़िएगा और इस पूरे सेंटेंस के अंदर एक बार आप अपने आप से मीनिंग फाइंड करने की कोशिश करिए कि इस सेंटेंस का जो मीनिंग है हिंदी में वो क्या निकल के आ रहा है। तो आपको खुद को ही पता हो जाएगा इस बात का कि हम जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं उस सेंटेंस में एरर क्या है। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ द चाइल्ड माइट हैव सेव्ड इफ द डॉक्टर हैड टेकन प्रॉपर केयर, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस सेंटेंस का मतलब देखिएगा दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे द चाइल्ड माइट हैव सेव्ड, यहाँ पे देखिएगा मुझे बताइए ये जो चाइल्ड है दोस्तों, ये माइट हैव सेव्ड, सेव्ड का मतलब क्या है, तो आप बोल सकते बचाना। क्या होता है बचाना, क्या होता है बचाना। इसका मतलब यहाँ दोस्तों इस सेंटेंस को ब्रेक करके देखता हूं बार के लिए, तो बोलोगे आप कि सेव्ड क्या है, तो आप बोलोगे सर वर्ब है। क्या है वर्ब। ये बात सही है दोस्तों, सेव्ड क्या है यहाँ पे वर्ब है। मुझे बताइए हैव क्या है, तो आप बोलोगे सर हेल्पिंग वर्ब। क्या है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ तो बात नहीं। मुझे बताइए द चाइल्ड माइट हैव सेव्ड, ये माइट क्या है, तो आप बोलोगे सर ये भी एक हेल्पिंग वर्ब, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। क्या है मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, जो आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। माइट क्या है यहाँ पे एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, जो आपको मैं आगे चल के बताऊंगा। अब देखिएगा तो आप बताइए मुझे इफ से पहले कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे हाँ सर। और मैंने कहा था इफ क्या है, तो आप बोलोगे सर इफ के कंजक्शन। और मैंने कहा कंजक्शन क्या यूज करता है, क्या काम करता है इंग्लिश के अंदर, तो आप बोलोगे सर कंजक्शन इंग्लिश में सदैव क्या है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का। या आप मान लीजिए कभी भी किसी दो मतलब टूटी हुई चीजों को यदि जोड़ना हो तो आपको क्या काम में चाहिए, तो आप बोलोगे सर फेविकोल या फेविस्टिक। तो ये समझ लीजिए यहाँ पे जो इफ है वो हमारे पास में फेविकोल या फेविस्टिक की तरह काम कर रहा है। ये क्यों काम कर रहा है, तो आप बोलोगे सर ये एक दूसरे वाक्य को अपने पहले वाक्य से रिलेट कर रहा है, जोड़ रहा है, इसलिए इफ यहाँ पे क्या कंजक्शन। तो मुझे पता चल गया कि इफ के पहले एक वाक्य है, इफ के पहले एक वाक्य है और इफ के बाद में भी एक वाक्य है। यहां तक बात चला गया। अब मुझे बताइए दोस्तों, मैंने कहा यदि किसी सेंटेंस में दो वाक्य है तो हर एक वाक्य का, यदि किसी सेंटेंस में दो सेंटेंस है, यदि किसी सेंटेंस में दो सब सेंटेंस है, तो हर एक सब सेंटेंस का हमेशा एक सब्जेक्ट होगा और हमेशा एक वर्ब होगा। मुझे बताइए इस सब सेंटेंस में, इस उपवाक्य में या इस सब सेंटेंस के अंदर ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका मतलब इस वर्ब का जो यहाँ पे सेव्ड जो वर्ब लिखी हुई है, इस वर्ब का यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, तो आप लोग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे अपने को पता चलता है कि इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है, सेव्ड वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, तो आप लोग चाइल्ड है। क्या है चाइल्ड। मुझे बताइए दोस्तों ये चाइल्ड है। द क्या है, तो आप लोग आर्टिकल है। क्या है आर्टिकल। द क्या है आर्टिकल। द आर्टिकल है, चाइल्ड सब्जेक्ट है, माइट मॉडल हेल्पिंग वर्ब है और हेल्प क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब है, सेव्ड क्या है, तो वर्ब है। यहाँ तक बात समझिए दोस्तों। अब यहां तक, इसके बाद में देखते हैं दोस्तों, इससे पहले मैंने ब्रेक कर लिया, इसके बाद में ब्रेक कर लिएगा। द क्या है, तो आप लोग आर्टिकल है। क्या है आर्टिकल है। ठीक है दोस्तों, द क्या है आर्टिकल है। अब यहां पे देखते हैं कि यहाँ पे द डॉक्टर हैड टेकन प्रॉपर केयर। अब मुझे बताइए इस सेंटेंस के अंदर टेकन कौन है, तो आप बोलोगे सर वर्ब है। ये क्या है वर्ब। और ये क्या है, तो आप बोलोगे सर हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है हेल्पिंग वर्ब। यहां तो बात समझिए दोस्तों, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब डॉक्टर क्या है, इसका मतलब डॉक्टर क्या है। अब देखिएगा मुझे बताइए ये वर्ब के लिए ये वर्ब है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट होना, इस वर्ब का सब्जेक्ट होना टेकन। ठीक है दोस्तों, टेकन कौन करेगा टेकन, तो आप बोलोगे सर डॉक्टर करेगा। कौन करेगा डॉक्टर। इसका मतलब इस वर्ब का जो सब्जेक्ट हुआ, इस वर्ब का दोस्तों, इस वर्ब का जो सब्जेक्ट हुआ वो कौन हुआ, तो आप बोलोगे सर वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, वर्ब का ये सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट क्या है, तो आप बोलोगे सर ये डूअर। क्या है डूअर। द डॉक्टर हैड टेकन। मुझे बताइए ये किसने टेकन, ये किसने टेकन करने का काम किसने किया, तो आप बोलोगे सर टेकन करने का काम इस डॉक्टर ने किया, इसलिए ये टेकन वर्ब है। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा, तो आप बोलोगे सर डॉक्टर होगा। मुझे बताइए द डॉक्टर हैड टेकन व्हाट। मैं बोल रहा हूं वर्ब से व्हाट या हम का रिप्लाई हमेशा क्या मिलता है, तो आप बोलोगे सर वर्ब से व्हाट या हम का रिप्लाई हमेशा हमें को मिलता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो बताइए मुझे द डॉक्टर हैड टेकन व्हाट, तो आप बोलोगे सर द डॉक्टर हैड टेकन प्रॉपर केयर। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि टेकन का जो टेकन है दोस्तों, उस टेकन वर्ब का जो रिसीवर है, इस टेकन वर्ब का जो रिसीवर है दोस्तों, इस टेकन वर्ब का जो रिसीवर है वो कौन है, तो आप बोलोगे सर केयर। कौन है केयर। और केयर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब दोस्तों ये केयर है क्या, तो आप बोलोगे सर नाउन है। क्या है दोस्तों नाउन है। क्यों, ये प्रोनाउन तो है नहीं, इसलिए केयर यहाँ पे क्या बनेगा नाउन बनेगा। ठीक है दोस्तों, क्या बनेगा नाउन। मुझे बताइए प्रॉपर क्या है, तो आप बोलोगे सर प्रॉपर क्या है, आप बोलोगे सर प्रॉपर इस केयर को क्वालिफाई कर रहा है। प्रॉपर क्या कर रहा है, इस केयर को क्वालिफाई कर रहा है।
प्रॉपर केयर को क्वालिफाई कर रहा है, तो मुझे बताइए प्रॉपर का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? तो आप बोलोगे सर नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, इसलिए प्रॉपर क्या हुआ? तो आप बोलोगे सर एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ? एडजेक्टिव। इसका मतलब दोस्तों अपन ने पूरा सेंटेंस ब्रेक कर लिया। सेंटेंस क्या था अपना? द चाइल्ड माइट हैव सेड इफ द डॉक्टर हैड टेकन प्रॉपर केयर। अब इस सेंटेंस में पूरा ब्रेक करने के बाद में सेंटेंस के अंदर सेंटेंस का मीनिंग समझने की जरूरत है। क्या है मुझे बताइए? इफ द डॉक्टर हैड टेकन प्रॉपर केयर, क्या ये पूरा सेंटेंस सही है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है। कैसे पता चला? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे डॉक्टर कौन है? यहाँ पे डॉक्टर है सब्जेक्ट। डॉक्टर सब्जेक्ट किसका है? तो आप बोलोगे सर टेकन वर्ब का। और मुझे बताइए डॉक्टर या टेकन वर्ब का सब्जेक्ट तो है, लेकिन सब्जेक्ट डूअर है या रिसीवर? तो आप बोलोगे सब्जेक्ट हमारे पास में इसमें यह है डॉक्टर डूअर है। क्या है? डूअर। और मैंने कहा था कि जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट डूअर है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट डूअर है, इसका मतलब वो सेंटेंस हमेशा किसमें होगा? एक्टिव वॉइस में। इसका मतलब दोस्तों द डॉक्टर हैड टेकन प्रॉपर केयर, ये पूरा सेंटेंस क्या अपना एक्टिव वॉइस में है? तो आप बोलोगे सर हाँ ये पूरा सेंटेंस अपना एक्टिव वॉइस में है। ठीक है दोस्तों, अब चलता हूं सेंटेंस से आगे की बात पे। द चाइल्ड माइट हैव सेव्ड, द चाइल्ड माइट हैव सेव्ड, इसका मतलब दोस्तों हुआ कि अब इस पूरे सेंटेंस में देखिएगा, इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है, वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? तो आप लोग सर वर्ब का सब्जेक्ट है चाइल्ड। कौन है दोस्तों? चाइल्ड। मुझे बताइए ये वर्ब का जो सब्जेक्ट है चाइल्ड, वो क्या है? सब्जेक्ट रिसीवर है या डूअर? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो सब्जेक्ट है चाइल्ड, वो यहाँ पे है वर्ब का रिसीवर। क्यों है दोस्तों रिसीवर? मुझे बताइए बच्चा खुद ही बच जाएगा या बच्चे को बचाया जाएगा? तो आप बोलोगे सर बच्चे को किसी के द्वारा बचाया गया है, किसी के द्वारा बचाया गया है, इसलिए मुझे बताइए यहाँ पे जो बच्चा है वो क्या हुआ? इस वर्ब का क्या हुआ? तो आप बोलोगे सर रिसीवर हुआ। क्या हुआ? रिसीवर हुआ। ये एक्शन, ये सेव करने की काम एक्शन किस पे हो रही है? तो आप बोलोगे सर बच्चे पे हो रही है। और वर्ब का जो एक्शन होता है जिसके ऊपर होता है वही वर्ब का क्या कहलाएगा? रिसीवर कहलाएगा। इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट अपना क्या है? तो आप लोग सर रिसीवर है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट अपना क्या है? रिसीवर है। यदि सब्जेक्ट रिसीवर है दोस्तों तो अपने का क्या काम है? तो आप लोग सर यदि सब्जेक्ट रिसीवर है, इसका मतलब ये पूरा सेंटेंस, यदि सब्जेक्ट रिसीवर है तो ये पूरा सेंटेंस, इफ से पहले जो पूरा सेंटेंस है वो अपना होना चाहिए किसमें? पैसिव वॉइस में। किसमें होना चाहिए? पैसिव वॉइस में। लेकिन अपने को यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब दी गई है वो किसमें लिखी हुई है? तो आप बोलोगे सर हेल्पिंग वर्ब अपने को किसमें लिखी हुई है? एक्टिव वर्ब में लिखी हुई है। लेकिन अपने को लिखना क्या है? तो आप बोलोगे सर अपने को यहाँ पे लिखना है बी प्लस वी थर्ड। इसका मतलब दोस्तों माइट हैव बीन, यहाँ पे माइट हैव बीन आएगा दोस्तों, यहाँ पे बीच में क्या आएगा? बीन आएगा। क्यों दोस्तों? तो आप बोलोगे सर सेव्ड क्या है? तो ये वी थर्ड है। क्या है? वी थर्ड बन गई क्या? बी, ये बी फॉर्म, तो बी फॉर्म में आएगा बी, ये क्या है? बी फॉर्म। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हैव और माइट जो पहले लिखा हुआ था उसको ऐसे कैसे जो का तो उतार देंगे दोस्तों, इसलिए अपने पास में एरर क्या हुआ? तो आप बोलोगे सर हैव बीन सेव्ड आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? हैव बीन सेव्ड, हैव बीन सेव्ड लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, हैव बीन सेव्ड आएगा। इसकी जगह माइट हैव सेव्ड की जगह अपने पास में एरर क्या आएगी? तो आप बोलोगे सर हैव बीन सेव्ड आएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये किसको बता रहा है? तो आप बोलोगे सर ये प्रेजेंट परफेक्ट को बता रहा है। किसको बता रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट को। और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर यहाँ पे मुझे बताइए प्रेजेंट परफेक्ट बताएगा? तो आप बोलोगे नहीं सर। क्या ये बताएगा? आप बोलोगे नहीं सर। इसका मतलब ये बीन वी थर्ड है और यही प्रेजेंट परफेक्ट को बताएगी, इसलिए हमने बीन लिखा है दोस्तों। यहाँ पे हम यहाँ पे इज भी रख सकते थे, लेकिन कब रख सकते थे? जब अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है ऊपर वाली वो किस में होती? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होती। इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या रखा? बीन रखा। क्यों रखा? क्योंकि ये वी थर्ड है और ये वी थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट को बता रही है। यहां तक बात समझिए दोस्तों। मैंने आपको इस सेंटेंस को ब्रेक करके आपको आराम से एक बार और बताया कि किस प्रकार सेंटेंस के अंदर एरर पूछ सकता है एग्जामिनर। तो चलता हूं अगले सेंटेंस के ऊपर। एक बार उससे पहले रुकिएगा। देखिएगा दोस्तों, आप सभी को देख लिया आपने कि यहां तक अपने जो सेंटेंस थे वो पूरा सेंटेंस अपन ने ब्रेक करने की कोशिश करी और उस सेंटेंस से संबंधित जितनी भी एरर अपन को फाइंड करनी थी वो फाइंड अपन ने करी और उसके साथ में अपन ने सीखा कि क्लोज क्या है और एक कंजक्शन क्या है। यहां तक बात समझिए दोस्तों। अब चलता हूं दोस्तों मैं आपके सामने लेकर कौन सा जो अपने पास में लास्ट एग्जाम्पल बचा उस पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है। विजय जम्प्ड द ट्रैफिक लाइट एंड फाइंड बाय द पुलिसमैन। इस सेंटेंस को एक बार पढ़िए दोस्तों। इस सेंटेंस को पढ़ने से आपको क्या मीनिंग मिलता है? यहां पे लिखा विजय जम्प्ड द ट्रैफिक लाइट एंड फाइंड बाय द पुलिसमैन। फाइंड बाय द पुलिसमैन। अब मुझे बताइए इस सेंटेंस के